Hello, friends. Welcome back. Today's video is going to be part 18 of our current affairs series. And in this video, we are going to deal with following topics. Okay, so let's begin. The first news pertains to environment, titled as Amazon's flying rivers weaken with tree loss, scientists warn of severe droughts. It has become a very well known fact that a lot of large scale deforestation is taking place in Amazon rain forests. उसकी वजह से वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है. सो आइए जानते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में. See, Amazon rainforests are responsible for producing 20% of the world's oxygen, and these acts as a major carbon sink, helping mitigate climate change. And Amazon basin stores 90 to 140 billion metric tons of carbon. See, this is very crucial point. देखिए आप दुनिया का कितना कार्बन इनके अंदर स्टोर्ड है, और अगर इस यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है या डिफॉरेस्टेशन जो यहाँ हो रहा है उसकी वजह से देखिए जो CO2 एमिट हो रहा है एनवायरनमेंट में वो किस एक्सटेंट तक हो सकता है. देख रहे हैं आप ग्लोबल राइजिंग कितनी राइज कर जाएगी अगर ये सारा कार्बन रिलीज हो जाए तो. एंड इट्स अ जनरल फैक्ट दैट अमेजोन रेन फॉरेस्ट्स ना काफ़ी क्रूशियल है इन मेंटेनिंग ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस एंड मेंटेनिंग कार्बन साइकिल्स. बट इस पूरी न्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है ना वो है फ्लाइंग रिवर्स क्या होती हैं. फ्लाइंग रिवर्स क्या है इन कंटेक्स्ट ऑफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट्स. देखिए ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट्स है ना ये रेन फॉरेस्ट्स काफ़ी मॉइस्चर रिलीज करते हैं थ्रू दिस प्रोसेस कॉल्ड एज इवेपोट्रांसपीरेशन, जिसकी वजह से क्या होता है मॉइस्चर आ जाता है एयर में बहुत ज़्यादा. उसी को फ्लाइंग रिवर का नाम दिया गया है. इवेपोट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है भाई, एक वो प्रोसेस जिससे वाटर ट्रांसफर हो रहा है लैंड से एटमॉस्फेयर के अंदर. ओके, एंड ट्रांसपीरेशन यानी प्लांट के सरफेस पे जो पानी है वो भी एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो इसी को इवेपोट्रांसपीरेशन बोला गया है. तो इसी को नाम दिया गया है कि ये जो अमेजोन फॉरेस्ट है ना रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे जो मॉइस्चर रहता है ना एयर के अंदर वो ऐसे मूव करता है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऐसे. ओके, तो इसी को फ्लाइंग रिवर बोला जाता है. एयर बोर्न स्ट्रीम ऑफ वाटर वेपर, ये एक तरीके की वाटर वेपर की धारा है अमेजोन रेन फॉरेस्ट्स के ऊपर. एंड दिस फ्लाइंग रिवर these flying rivers influence rainfall patterns across साउथ अमेरिका. और ये जो फ्लाइंग रिवर है ना यानी कि जो एक्सेसिव अमाउंट में वाटर वेपर अवेलेबल है अमेजोन रेन फॉरेस्ट के एटमॉस्फेयर में वो इन्फ्लुएंस करता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे रेनफॉल पैटर्न्स को. तो आपको समझ आ गया होगा ये फ्लाइंग रिवर्स क्या है. तो यूपीएससी आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है दैट द टर्म फ्लाइंग रिवर्स ऑफन हर्ड इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट. तो आपको सही ऑप्शन मार्क करने हैं. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टू रिमेंबर दैट विच कंट्रीज फॉल इन द रेंज ऑफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट्स. अमेजोन रेन फॉरेस्ट की रेंज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं. सी 9 to 10 कंट्रीज हैं, 9 कंट्रीज हैं. बट इनको याद रखने की जो ट्रिक है ना वो है दिस CBSE GFVP. CBSE GFVP आप कैसे भी याद रख लीजिए कि मैं CBSE स्कूल में पढ़ता था, वहाँ मेरी GF थी एंड वहाँ वो वाइस प्रेसिडेंट बनी. जैसे मर्जी आपको याद रखना है. ओके, C फॉर कोलंबिया, B फॉर ब्राज़ील, B फॉर बोलीविया, S फॉर सरीनेम, E फॉर इक्वेडोर, G फॉर गुयाना, फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला एंड पेरू. ओके, तो इस पूरी न्यूज़ में आपको ये ध्यान रखना था फ्लाइंग रिवर्स क्या है एज वेल एज कौन कौन से कंट्रीज अमेजोन रेन फॉरेस्ट के जोन में आते हैं. एंड ब्राज़ील जो है ना वो एक कंट्री है जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट का 70% ऑफ द पोर्शन कवर करता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इट इज रिलेटेड टू जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स. ये जो न्यूज़ है ये द हिंदू न्यूज़पेपर में आई थी, द हिंदू, एंड जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स से जुड़ी हुई है ये. तो फर्स्ट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि ये जियो इंजीनियरिंग क्या होता है एंड कौन कौन सी टेक्निक्स का इस आर्टिकल में जिक्र किया हुआ था. सी, जियो इंजीनियरिंग रेफर्स टू टेक्नोलॉजिकल मेथड्स एम्ड एट मैनिपुलेटिंग द क्लाइमेट सिस्टम सच एज द एटमॉस्फेयर, ओशियन और लैंड
टू कूल द प्लेनेट और रिमूव CO2 फ्रॉम द एटमोसफियर। भाई जियो इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप क्लाइमेट सिस्टम को मेंटेन करते हो हमारे अर्थ के ऊपर, एटमॉस्फेयर में, ओशियन में या ज़मीन पे, ताकि जो प्लेनेट है ना वो ठंडा रहे। और करते क्या हो आप इस जियो इंजीनियरिंग टेक्निक में, जो CO2 अवेलेबल है ना एटमॉस्फेयर में, उसको आप कैप्चर करते हो, सीक्वेस्टर करते हो। दिस इज़ व्हाट जियो इंजीनियरिंग इज़। नाउ अब ये जो जियो इंजीनियरिंग मेथड्स है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी इस आर्टिकल में बात की हुई थी। फर्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। ये स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन क्या है? इसका सिंपल मतलब है रिलीजिंग एरोसोल्स इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर टू रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड कूल द अर्थ सरफेस। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन का मतलब है आप जो एरोसोल्स होते हैं ना उनको हमारी जो अर्थ की लेयर है ना, एटमॉस्फेयर की लेयर है, जैसे स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर है ना, जो आयोनोस्फियर जो बहुत ऊपर जाके हो जाती है। तो क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फियर जो होता है ना, स्ट्रेटोस्फियर उसके अंदर आप एरोसोल इंजेक्ट कर देते हो, जिससे जो सनलाइट अर्थ के ऊपर ट्रेवल होती है ना वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर ही। ओके, तो आप यानी स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे ही सनलाइट को ब्लॉक कर देते हो एंड इट हेल्प्स इन कीपिंग द अर्थ सरफेस कूल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन क्या है। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, ये देखिए एक PYQ दिखाता हूं मैं आपको, जिसमें UPSC ऑलरेडी सल्फेट एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फियर पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। नाउ टेकिंग अ क्यू फ्रॉम दिस MCQ, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इस आर्टिकल में इसका जिक्र आया और UPSC ने 2019 में पूछ भी लिया था ये, दैट इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into stratosphere। यानी cirrus cloud thinning technique और aerosol को जो इंजेक्ट किया जाता है स्ट्रेटोस्फियर में वो किस में काम आता है? सो करेक्ट आंसर क्या है? आप ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए उसको यूज करते हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज सी कर्टेन्स एंड सी वॉल्स। देखिए अब दूसरी टेक्निक जो जियो इंजीनियरिंग टेक्निक है वो है सी कर्टेन्स। टेक्निक में क्या होता है? दैट ब्लॉकिंग वार्म ओशियन वाटर फ्रॉम रीचिंग आइस शीट्स इन पोलर रीजन्स यूजिंग लार्ज ब्योयेंट स्ट्रक्चर्स एंकर्ड टू द सी बेड। इसमें क्या है, जैसे ये आपका समुंदर है और ये यहाँ पे मान लीजिए समुंदर का वार्म वाटर है, तो आप क्या करोगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना दोगे सो दैट ये समुंदर का जो वार्म वाटर है ना ये पोलर रीजन्स में ना जाए, यानी जो गर्म पानी है वो ठंडे वाले इलाके हैं ना पोलर रीजन्स, उधर ना जाए, ताकि वहाँ पे आइस मेल्टिंग ना हो। इसका मतलब सिंपल ये है सी कर्टेन्स और सी वॉल्स का। ओके, तो आपको ये सी कर्टेन्स और सी वॉल्स का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सी आइस मैनेजमेंट, scattering glass microbeads over sea to increase reflectivity, albedo and artificially thicken the ice। इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे ग्लास के कांच के टुकड़े होते हैं ना उनको आप आइस के ऊपर, समुंदर पे जो बर्फ़ जम जाती है कई बार, उसके ऊपर आप उनको फैला दोगे। इससे क्या होगा, जो सनलाइट आएगी ना वो वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, एंड जो सी आइस होगी फिर वो मेल्ट नहीं होगी, तो आपका प्लेनेट कूल रहेगा। नेक्स्ट इज बेसल रिमूवल टेक्निक। अब ये बेसल रिमूवल टेक्निक क्या है? ये जो बेसल रिमूवल टेक्निक है ना इसमें क्या होता है, दैट इसका मतलब है रिड्यूसिंग आइस लॉस बाय रिमूविंग सब ग्लेशियल वाटर फ्रॉम अंडर ग्लेशियर्स टू स्लो आइस शीट मूवमेंट एंड दे एक्सेलरेट सी लेवल राइज। इसमें क्या करते हो आप कि जैसे ये एक ग्लेशियर है, ओके, एंड ग्लेशियर ये आपकी बेड रॉक है, यानी लेयर है बेड रॉक, और यहाँ ना कुछ पानी है जिसके ऊपर ये ग्लेशियर तैर रहा है। अब बेसल वाटर रिमूवल का मतलब है जब आप ये जो बेड रॉक के ऊपर ये जो पानी है ना ग्लेशियर और बेड रॉक के बीच में, इस पानी को आप जब हटा दोगे ना तो क्या होगा, ग्लेशियर की जो मूवमेंट है ना वो रिड्यूस हो जाएगी, और इससे क्या होगा, सी लेवल राइज जो हो रहा है ना वो कम हो जाएगा और ग्लेशियर जल्दी मेल्ट भी नहीं होंगे। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए, दैट बेसल वाटर रिमूवल टेक्निक ऑफन हर्ड इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आप बताएंगे कि ये एक जियो इंजीनियरिंग टेक्निक है जो
सब ग्लेशियल वाटर को रिमूव करती है ग्लेशियर के नीचे, ताकि सी लेवल राइज को रोका जाए और ग्लोबल वार्मिंग को टैकल किया जा सके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज ओशियन फर्टिलाइजेशन। Ocean fertilization simply means drawing CO2 from the atmosphere into the ocean by adding nutrients to polar oceans to stimulate phytoplankton growth. Ocean fertilization में आप क्या करते हो कि जो CO2 हमारे एटमोसफियर में अवेलेबल है ना, उसको आप ओशियन के अंदर स्टोर करते हो। वो करोगे कैसे? ओशियन के अंदर ना आप न्यूट्रिएंट्स डालोगे कुछ ओशियन के खास रीजन में। जब वो न्यूट्रिएंट डालोगे ना, तो सी ग्रास और अदर फाइटोप्लैंक्टन्स की जो ग्रोथ है ना, वो बूस्ट हो जाएगी, है ना। फिर वो जब बूस्ट होगी तो वो ज़्यादा CO2 कैप्चर करेंगे। दिस इज़ व्हाट ओशियन फर्टिलाइजेशन इज। तो इस आर्टिकल में जो 5 टेक्निक जानी वो बहुत ही रेलेवेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस में भी 10 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है दैट डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स और उनका रेलेवेंस बताइए एज वेल एज चैलेंजेस क्या हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। ओके, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज कैबिनेट क्लियर्स 1144 करोड़ मिशन 11440 करोड़ मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। यानी जो पल्सेस हैं, दालें हैं, दाल जो हम कंज्यूम कर रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर, उसके अंदर इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाए, तो गवर्नमेंट एक मिशन लेके आई है, पल्सेस मिशन। ओके, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस मिशन। ये मिशन एक 6 ईयर इनिशिएटिव है एंड इट विल रन फ्रॉम 2025 टू 2030-31। ये क्या करेगा? पल्सेस के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी एंश्योर करेगा इंडिया के अंदर कि हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है ना पल्सेस के ऊपर, उसे हम रिड्यूस करें। हम खुद ही एक इतना बड़ा एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रेरियन इकोनॉमी है हमारी, तो यहीं क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हम। अब बजटरी एलोकेशन कितना है? गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 11,440 करोड़ रुपीज़। इसका क्या कोर ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके पल्सेस में, रिड्यूस की जाए डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट हो सो दैट फार्मर्स की इनकम राइज होगी, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू एडिशन किया जा सके। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटीज़, है ना, सप्लाई चेन को मजबूत किया जाए ताकि अच्छे से प्रोसेसिंग हो सके। गवर्नमेंट का जो टारगेट है अंडर दिस मिशन, दैट इज कि पल्सेस का प्रोडक्शन जो है ना, वो हमें इंक्रीज करना है टू 350 लाख टन्स, और जो एरिया है वो भी बढ़ाना है। वो कितना बढ़ाना है? 310 लाख हेक्टेयर्स। यानी अभी जितना एरिया अंडर पल्सेस कल्टीवेशन है उसको 310 लाख हेक्टेयर तक लेके जाना है हमें, एंड प्रोडक्शन को 350 लाख टन बढ़ाना है। प्रोडक्टिविटी यील्ड 1130 kg पर हेक्टेयर। हर हेक्टेयर में हमें तकरीबन मोर देन ए क्विंटल तो करना ही करना है। ओके, एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू डेवलप 1000 प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिससे क्या होगा? वैल्यू एडिशन होगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस रिड्यूस होंगे, स्टोरेज और पैकेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। यू नो दीज पॉइंट्स आर वेरी मच रेलेवेंट फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको बढ़ाना है कि कितना, आपको ये याद रखना है कि कितना एरिया एक्सपेंड करने की बात हो रही है, कितना टारगेट है, कितने ईयर्स तक ये मिशन इंप्लीमेंट होगा। ओके, एंड मिशन टॉक्स अबाउट सब्सिडी ऑल्सो। 25 लाख रुपीज़ विल बी अवेलेबल फॉर सेटिंग अप प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स। अगर आप प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट्स लगाना चाहते हैं तो सरकार 25 लाख तक की आपको सब्सिडी भी दे रही है ना। ये सारी वही बातें हैं दैट फार्मर्स को फ्री सीड किट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना, 1000 प्रोसेसिंग यूनिट्स आएंगी, 100% प्रोक्योरमेंट ऑफ तूर, उड़द, मसूर फ्रॉम फार्मर्स एट MSP फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। ये देखिए, फार्मर्स की जो इनकम डबल करने की बात है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने बोला है कि MSP पे खरीदेंगे पूरे तरीके से ये जो मसूर की दाल, उड़द की दाल, तूर दाल जो ये होती है ना, इनको। नाउ एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम ऑफ PM आशा। जो प्राइस सपोर्ट स्कीम चल रही है ना PM आशा प्रोग्राम के तहत, उसके तहत भी पल्सेस को प्रोक्योर किया जाएगा। अब प्रीलिम्स में मान लीजिए स्टेटमेंट आ जाए कि इस मिशन के तहत ना सारी की सारी जो पल्सेस हैं उनको
100% उनको 100% MSP पे ही प्रोक्योर किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सारी पल्सेस की बात नहीं है, केवल तूर, उड़द और मसूर की बात की जा रही है यहाँ पे, जिनको MSP पे प्रोक्योर किया जाएगा। लेकिन जो प्रोडक्शन है वो सभी पल्सेस का बूस्ट किया जाएगा। ओके, नाउ जो प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान रखना है वो ये फैक्ट ध्यान रखना है कि इंडिया ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी हम ही करते हैं और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी हमारे कंट्री में ही किया जाता है इनको। ओके, तो ये छोटी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। और ये जो न्यूज़ है ये GS3 जो आपका है एग्रीकल्चर टॉपिक है, जिसमें ओके जहाँ एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो जो टॉपिक्स हैं, PDS सिस्टम कैसे ये फूड सिक्योरिटी एंश्योर करेगा, उसके लिए ये सारा आर्टिकल बहुत ही क्रूशियल है। इट इज़ ऑफ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ड्रॉप करते हो अपने आंसर में, डेफिनेटली आप अच्छा आंसर भी लिख पाओगे आप। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज गवर्नमेंट सैंक्शंस 82 लाख टू कंजर्व रेड सेंडर्स एंडेमिक टू आंध्र प्रदेश। सरकार ने 82 लाख रुपए मुहैया करवाए हैं ताकि जो रेड सेंडर्स, यानी जिन्हें आप चंदन का पेड़ बोलते हो ना, सैंडलवुड, लाल चंदन का पेड़, उसको बचा के रखा जा सके। अब देखते हैं ये जो रेड सेंडर्स हैं इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एंडेमिक टू इंडिया, ये जो रेड सैंडलवुड है ये इंडिया में एंडेमिक है, यहीं पाया जाता है ये, एंड मेनली फाउंड इन सदर्न ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। और जो ईस्टर्न घाट्स है ना, जो हमारी माउंटेन रेंज है, जैसे दिस इज मैप ऑफ इंडिया, तो यहाँ जैसे आपका आंध्र प्रदेश है, तो इस रीजन में ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं हमारे, यहाँ पे ये रेड सेंडर्स काफ़ी तादाद में मिलते हैं। बट अलार्मिंग इज कि उनकी स्मगलिंग हो रही है ऑन अ लार्जर एंड वाइडर स्केल। अब ये आंध्र प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं? मेनली चित्तूर, कडप्पा, कुर्नूल, नेल्लोर, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, एंड ये ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट्स के अंदर ग्रो होते हैं। रॉकी, हिली टेरेन और वेल ड्रेन्ड सोयल के अंदर भी ग्रो हो जाते हैं ये। और इनकी स्मगलिंग के पीछे जो फैक्टर है ना, वो ये है इनकी इकोनॉमिक वैल्यू। दीज आर वैल्यूड फॉर देयर डीप रूटेड कलर्ड वुड यूज्ड इन लग्जरी फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टेम्पल कार्विंग्स, डेकोरेटिव आइटम्स, इन सारी चीज़ों में ये यूज होते हैं। वुड कंटेन्स सेंटेलिन डाई यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, डाइज एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। ओके, इस लकड़ी का उपयोग होता है किसके अंदर? कॉस्मेटिक्स, डाइज और इन चीज़ों के अंदर। आयुर्वेदा और सिद्धा मेडिसिन जो है ना, इट इज़ यूज्ड फॉर इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। अब दवाइयाँ भी बनती हैं इनसे, या हमने देख लिया फर्नीचर इंडस्ट्री में भी कितना यूज़ है इनका। दैट्स वाई दीज आर स्मगल्ड ऑन अ लार्ज स्केल। लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान रखना है एंडेमिक टू इंडिया, कौन सी माउंटेन रेंज में, किस तरीके के टाइप ऑफ फॉरेस्ट में कल्टीवेट ग्रो करते हैं ये, और इनका लीगल स्टेटस, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। IUCN की रेड लिस्ट में इनका स्टेटस है एंडेंजर्ड। बीच में कुछ सालों के लिए इनको वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया था, बट स्मगलिंग फिर से बढ़ गई है, इसलिए दोबारा से इनको क्या कर दिया गया है? दे हैव बीन एनलिस्टेड एज एंडेंजर्ड। और जो साइट्स लिस्ट है ना, उसके अपेंडिक्स 2 में आते हैं। उसका मतलब क्या है? उनका ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, CITES इसकी फुल फॉर्म है। इसके बारे में आप कोई भी जो बुक पढ़ते हैं ना, शंकर IAS की या PMF एनवायरनमेंट, उसमें अच्छे से डिटेल में है, तो वहाँ पढ़िए आप इसके बारे में, साइट्स के बारे में, या कमेंट्स में बताइए मेरे को ये क्या है। तो साइट्स का जो अपेंडिक्स 2 है उसके अंदर भी फॉल करते हैं ये, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 के अंदर है ये। ओके, अगर स्टेटमेंट में UPSC दे दे दैट रेड सेंडर्स ट्री इज अ शेड्यूल 1 स्पीसीज, शेड्यूल 1 में है? नो, शेड्यूल 4 में है, तो ये भी याद रखना है आपको। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज ऑन इंडिया भूटान रिलेशंस। ये देखिए, इंडिया और भूटान ने एक रेलवे लाइन एस्टैब्लिश की है। इंडिया भूटान टू एस्टैब्लिश फर्स्ट रेल लिंक विद 4033 करोड़ आउटले ओवर 3 ईयर्स। आने वाले 3 सालों में डेवलप कर दी जाएगी ये। 4033 करोड़ रुपए अलॉट हो चुके हैं।
ये फर्स्ट एवर रेल लिंक है विद 4033 करोड़ आउटले ओवर 3 इयर्स। अब इसमें होगा क्या, ये देख सकते हैं आप, ये बन्नरहाट और कोकराझार जो इंडिया में है ना, इनको कनेक्ट किया जाएगा भूटान के समत से और गेलेफू सिटीज से। कोकराझार कनेक्ट होगा गेलेफू से एंड बन्नरहाट विल बी कनेक्टेड टू समत्सी। अब इससे क्या होगा, कोकराझार गेलेफू, कोकराझार आसाम के अंदर है और गेलेफू भूटान में है, तो गेलेफू को ना एक माइंडफुलनेस सिटी के तर्ज पे डेवलप किया जा रहा है। तो एक तो जब आसाम से गेलेफू के बीच में जो मूवमेंट है वो बढ़ेगी लोगों की, टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री को। ओके, स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस भी है, जहाँ चाइना साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर अपनी रीच बढ़ा रहा है, इंडिया को चैलेंज कर रहा है, वहीं इंडिया ने सक्सेसफुली जब रेलवे लाइन एस्टेब्लिश की है भूटान के साथ, तो इट शोज कि हमारा जो चिकन नेक कॉरिडोर है वो भी सेफगार्ड रहेगा, है ना, स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस भी है। बन्नरहाट सेमत से, बन्नरहाट स्मॉल टाउन है वेस्ट बंगाल में, अब प्रीलिम्स में यूपीएससी एक्सचेंज कर सकती है। कोकराझार गेलेफू में कोकराझार को वो बोल देगी ये बंगाल में है, और बन्नरहाट जो बंगाल में है उसको बोल देगी ये आसाम में है। तो ट्रिक से याद रखिए, बी फॉर बन्नरहाट एंड बी फॉर बंगाल, ऐसे याद रखिए। एंड समत्से इज इन भूटान, ये इंडस्ट्रियल सिटी है भूटान का। तो एज ए रिजल्ट इससे क्या होगा, इकोनॉमिक बूस्ट भी मिलेगा दोनों कंट्रीज को। जो टोटल रेलवे नेटवर्क की लेंथ है ना दोनों लिंक्स को कंबाइन करके, दैट इज 89 किलोमीटर, और दोनों लिंक्स ओरिजिनेट होंगी इंडियन रेलवे नेटवर्क से, ऑपरेट भी यहीं से किया जाएगा। ओके, और ये प्रायोरिटी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स होंगे, इनसे कार्गो पैसेंजर मूवमेंट बढ़ेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है ना भूटान की, उनको भी बूस्ट मिलेगा। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज वेल एज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये टाउन्स के नाम आप याद रखिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज India re-elected to ICAO Council with stronger mandate. This ICAO is International Civil Aviation Organization. अब ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये ICAO न्यूज़ में है, फिर एक गुजरात में वी ऑल नो दैट एक बहुत ही एक ट्रेजडी हो गई थी, मैनी पीपल वर किल्ड इन दैट, तो वो भी काफ़ी लाइम लाइट में रहा एविएशन सेक्टर को लेके। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन को जानते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ना, इट्स अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। तो अगर स्टेटमेंट में यूपीएससी लिख दे दैट ICAO तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूनाइटेड नेशन से, तो इन दैट केस सच स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। ये कब आया था, 1944 में आई, और अंडर विच कन्वेंशन इट वॉज एस्टेब्लिश्ड, शिकागो कन्वेंशन। ट्रिक से याद रखनी होती हैं ये सब चीज़ें, जैसे सिविल एविएशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, C फॉर सिविल, C फॉर शिकागो कन्वेंशन से आया। ऐसे वो शिकागो की जगह मान लो आपको बोल दे कि ये तो कोई दूसरी कन्वेंशन है, रोम कन्वेंशन से आया, नो, शिकागो कन्वेंशन। हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है इसके, ICAO के, है ना। एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसका, इकोसोक, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है ना, वो इसके ऊपर नज़र बनाए रखती है, वो भी UN का ही ऑर्गन है। एंड इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है वो ये दोनों फैक्ट रखने हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के ना सभी मेंबर्स ICAO के भी मेंबर्स हैं। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि यूनाइटेड नेशंस के कुछ मेंबर्स ना UN की कुछ अदर एजेंसीज हैं उनके मेंबर्स नहीं होते, बट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में वो सभी मेंबर्स हैं जो UN के भी मेंबर्स हैं। ओके, तो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाए दैट ऑल मेंबर्स ऑफ UN आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ ICAO, तो वो करेक्ट होगा। और इंडिया के बारे में आ जाए तो इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर है। ओके, इंडिया को तो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये ICAO करता क्या है, वही बात है दैट इट एंश्योर्स सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ एविएशन सेक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आपके जहाज कैसे उड़ रहे हैं उनकी सुरक्षा देखता है, बस ये है ना। एविएशन सेफ्टी को लेके स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन करता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का ध्यान रखता है, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक
एयर ट्रैफिक कैसे ऑपरेट होगा, मैनेज होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन लेके आता है ये, एंड मेंबर कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन फैसिलिटेट करवाता है। लाइक ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्लोज देयर एयर स्पेस फॉर ईच अदर। तो ऐसे केस में अब दोनों के एरोप्लेन कौन से एयर रूट से जाएंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, वो सब ICAO डिफाइन करता है, उन सब के ऊपर ये नज़र बनाए रखता है। तो जब एयर स्पेस भी क्लोज हो गया था, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट। नाउ अब जो है इसकी काउंसिल के बारे में भी जानते हैं। ICAO की जो काउंसिल है ना, वो क्या करती है, उसके क्या फंक्शंस हैं। ICAO काउंसिल ना परमानेंट गवर्निंग बॉडी है ICAO की। ओके, ये ICAO की असेंबली का काम करती है, उसके बिहाफ पे काम करती है, जो एंड मीट्स जो ICAO है ना, दिस इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक असेंबली है। ये असेंबली तो 3 साल में मिलती है, मीट्स इन एवरी 3 ईयर्स। तो इस असेंबली के सारे काम कौन देखती है, एक काउंसिल, ICAO काउंसिल। ओके, और काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है फॉर व्हाट, पॉलिसी मेकिंग, अडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड सुपरविजन ऑफ ICAO's वर्क असेंबली सेशंस। वही बातें हैं ये बिल्कुल बेसिक सी, कि बस ये सिविल एविएशन सेक्टर को लेके पॉलिसी, नीतियां कैसे बनेंगी, उन सब के ऊपर ये नज़र बना के रखती है। एंड अब जो ये काउंसिल है ना, इट इज कंपोज्ड ऑफ 36 मेंबर स्टेट्स इलेक्टेड बाय ICAO असेंबली फॉर अ 3-year टर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग मिस्टेक पता है कहाँ करोगे, मैंने आपको बताया कि ICAO में सभी UN मेंबर्स जो हैं वो ICAO के भी मेंबर्स हैं, बट ICAO की जो काउंसिल है ना, काउंसिल जो है इसकी, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 36 होते हैं उसमें। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर UPSC स्टेटमेंट में दे दे दैट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल है, उसमें सभी UN के मेंबर्स भी उसके मेंबर हैं, वो गलत होगा। ICAO की काउंसिल में तो केवल 36 मेंबर हैं, बट ICAO इन लार्ज, उसमें सभी UN के मेंबर्स भी मेंबर हैं। ओके, तो ये डिफरेंस ध्यान से याद रखेंगे आप। अब कितने टर्म के लिए या टेन्योर या टाइम ड्यूरेशन कितना होता है इस काउंसिल के मेंबर्स का, दैट इज 3 years टर्म। 36 मेंबर स्टेट्स होंगे जो 3 सालों के लिए चुने जाते हैं। ओके, तो ये बहुत ही रेलेवेंट है डिफरेंस ICAO का और ICAO काउंसिल का। अब ये मेंबर्स क्या करते हैं, वही एयर ट्रैफिक को लेके, एयर ट्रांसपोर्ट को लेके पॉलिसी बनाएंगे, है ना, कैसे इंटरनेशनल सिविल एयर नेविगेशन को मेंटेन करना है ना। और ये भी इंश्योर किया जाता है दैट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के अंदर जोग्राफिक बैलेंस हो, यानी हर रीजन से एक सदस्य आए। जो 36 मेंबर होंगे ना, वो दुनिया के हर कोने से आए, मतलब जैसे अफ्रीका से हो गए 3-4, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से ले लिए 5-6, है ना, ओशियनिया से ले लिए 5-6, एंड सो ऑन, सो दैट रिप्रेजेंटेशन जो हो वो इक्विवेलेंट हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज नेटो फ्यूल नेटवर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। अगर आप 2024 का प्रीलिम्स देखो ना, तो UPSC ने सीधा सिंपल 1 वर्ड में पूछ लिया था कि रिसेंटली किस कंट्री ने नेटो को छोड़ दिया है या नेटो को ज्वाइन किया है, ऐसा करके। लाइक एज फार एज आई रिमेंबर, नेटो के ऊपर क्वेश्चन था। अब नेटो फिर से न्यूज में है, क्योंकि पोलैंड हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन नेटो फ्यूल नेटवर्क। पोलैंड ने नेटो के फ्यूल नेटवर्क को ज्वाइन करने का सोचा है ना। तो ये नेटो फ्यूल नेटवर्क क्या है ये जानते हैं। नेटो पाइपलाइन सिस्टम और नेटो फ्यूल नेटवर्क एक नेटवर्क है, पाइपलाइंस, स्टोरेज डिपोट्स, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रा फॉर फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स इंटेंडेड प्राइमरीली टू सप्लाई अलाइड मिलिट्री फोर्सेस। नेटो आपको पता है कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसका थीम क्या है कि अगर किसी एक मेंबर पे अटैक होगा तो ऑल मेंबर्स रिटेलिएट करेंगे। तो इन्होंने एक फ्यूल नेटवर्क या पाइपलाइन सिस्टम बनाया हुआ है इमरजेंसी के लिए, जिससे वो ना फ्यूल और लुब्रिकेंट्स सप्लाई करते हैं अगर नेटो मेंबर्स के ऊपर अगर कोई वॉर हो जाता है तो, है ना। अब ये नेटो फ्यूल नेटवर्क कब आया? इट वॉज सेटअप इन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा।
and it ensures that NATO forces could get fuel reliably in times of war or crisis. यानी जब जब नेटो कंट्रीज के ऊपर कोई संकट आए या कोई वॉर हो जाए तो उनके पास फ्यूल की सप्लाई अवेलेबल रहे, है ना, कहीं रसिया अटैक ना कर दे, इसलिए सारे एक होके इन्होंने ये नेटवर्क बनाया हुआ है, नेटो फ्यूल नेटवर्क। अब जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और याद रखना है वो है कि जो ये नेटो फ्यूल नेटवर्क है ना, इसको वॉर के अलावा पीस टाइम में भी यूज़ किया जा सकता है, बट ये पीस टाइम में यूज होगा ओनली फॉर सिविल पर्पज और मिलिट्री नीड्स को प्रायोरिटी रहती है इसमें। यानी नेटो फ्यूल नेटवर्क को आप पीस टाइम में भी सिविलियन पर्पज, एयर ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट्स, इनके लिए यूज कर सकते हो उसको आप। ओके, तो यहाँ इस न्यूज से दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे कि नेटो फ्यूल नेटवर्क क्या है, क्या इसको सिविल एविएशन के लिए यूज किया जा सकता है, प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड स्टेटमेंट, एज वेल एज डायरेक्ट आ सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली ज्वाइंड नेटो फ्यूल सिस्टम। हाल ही में किस कंट्री ने नेटो फ्यूल सिस्टम को ज्वाइन किया? सो द करेक्ट आंसर इज पोलैंड, है ना, यहां मैंने आपको बता दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, ये द हिंदू न्यूज़पेपर में थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रॉम एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सरीनेम प्लेजेस टू प्रोटेक्ट 90% ऑफ फॉरेस्ट्स। अफ्रीकन जो लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना, सरीनेम लैटिन अमेरिका में है, ऊपर हमने देखा भी था, मैप देख लीजिए आप सरीनेम का, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है ना वहाँ, ये देखिए आप, दिस इज सरीनेम, तो इसी को लेके न्यूज़ है। एंड द न्यूज़ इज कि सरीनेम प्लेजेस टू प्रोटेक्ट 90% ऑफ फॉरेस्ट्स। अपने 90% जंगलों को बचाने के लिए इन्होंने ये कानून लेके आ रहे हैं। तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है दैट इन रिसेंटली अ कंट्री डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इट्स 90% ऑफ द फॉरेस्ट्स, आइडेंटिफाई द कंट्री। किस कंट्री की बात हो रही है? तो सरीनेम एक कंट्री है जो अब जिसने डिसाइड किया है कि हमारे 90% फॉरेस्ट से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओके, नाउ अदर देन सरीनेम, भूटान एंड पनामा आर कार्बन नेगेटिव कंट्रीज। सरीनेम भी एक कार्बन नेगेटिव कंट्री है और भूटान, पनामा भी कार्बन नेगेटिव कंट्री हैं। अब कार्बन नेगेटिव कंट्री होने का मतलब क्या है? कार्बन नेगेटिव कंट्री होने का मतलब ये है दैट ये जो कंट्रीज है ना, दे एमिट लेस CO2 देन दे एब्जॉर्ब। इन कंट्रीज में CO2 जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है ना, वो कम होती है और ये एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं। यानी जो पोल्यूशन हो रहा है ना CO2 की वजह से, इन कंट्रीज में सबसे कम हो रहा है। एज वेल एज ये इनमें इतने फॉरेस्ट्स हैं कि दुनिया की बहुत ज़्यादा CO2 ये कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ के फॉरेस्ट्स। तो स्टेटमेंट में सिंपली आ जाए कि इनमें से कौन से कार्बन नेगेटिव कंट्रीज हैं। तो यू गाइज हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ सरीनेम, भूटान एंड पनामा। ओके, सो स्टूडेंट्स, विद दिस न्यूज़ द वीडियो कम्स टू एन एंड हियर। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं या आपको आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी सेगमेंट्स कवर करूँ अपनी लेक्चर सीरीज़ में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।